तो बेटा आज हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, एंड दैट इज अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड। हम ब्रेन के बारे में बात कर चुके थे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करते हैं, है ना। देखो, इफ यू ऑल रिमेम्बर, मैंने कहा था हमारा ब्रेन जो पार्ट था, ये ब्रेन अगर इस तरह से थोड़ा सा रफ एक डायग्राम बना के, मैंने कहा था ये स्पाइनल मेडुला ऑब्लोंगेटा, फिर कंटिन्यू जब करता है ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम में, है ना। ये स्पाइनल कॉर्ड रन करता हुआ हमारे स्पाइन जो चलता है ना। और ये जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये रन कर रहा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये नीचे करीबन जो है हमारी सेकंड और थर्ड लंबर जो होती है ना, वहां तक आते आते फिर पतला होना शुरू हो जाता है, छोटा हो जाता है। और अगर आप इस स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन काटो और इसको देखो तो ये ऐसा दिखाई देता है बेटा, ये यहाँ डायग्राम में जैसा मैंने यहाँ दिखा दे रखा है। देखो, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रक्चर, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। देखो, पहली चीज तो स्पाइनल कॉर्ड के लिए मैंने जो कहा था, ध्यान आ रहा हो, स्पाइनल कॉर्ड में अरेंजमेंट जो है ब्रेन से उल्टा था, है ना। इन ब्रेन मैंने कहा था कि आउटसाइड में क्या है, ग्रे मैटर, ठीक है, आउटसाइड इज द ग्रे मैटर, और इनसाइड क्या था, व्हाइट मैटर, ठीक है बेटा। अब यहां उल्टा है, स्पाइनल कॉर्ड में अगर मैं कहूं तो उल्टा है, यहां आउटसाइड जो है, ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाइट मैटर, और इनसाइड इज ग्रे मैटर, इनसाइड इज द ग्रे मैटर, ध्यान देना, ठीक है। तो ये देखो बेटा, ये दिख रहा है आपको, देखो लेबलिंग में यहाँ पर व्हाइट मैटर और अंदर ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है ये ग्रे मैटर। खास बात, हम एक सबसे पहली चीज जो बोलते हैं कि इसके अंदर जो इसका ग्रे मैटर है वो कैसे स्ट्रक्चर में अरेंज हुआ हुआ दिखाई देता है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हुआ हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब एक चीज समझना, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स ओरिजिनेट होती है, या स्पाइनल कॉर्ड को जो नर्व्स आती है ना, उन नर्व्स को कहते हैं हम स्पाइनल नर्व्स। वो कौन सी नर्व्स कहलाती हैं, स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं। और स्पाइनल नर्व्स जो है एक तरह की मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। कैसी नर्व्स होती हैं, मिक्स्ड नर्व्स। अब क्वेश्चन आया होगा तुम्हारे दिमाग में, सर ये मिक्स्ड नर्व से क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय द मिक्स्ड नर्व। तो पहले तो नर्व्स के बारे में समझ लो थोड़ी सी एक बात, देन फिर अपन आगे बात करते हैं। देखो, जब हम नर्व्स के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई नर्व्स आर ऑफ द थ्री टाइप, तीन तरह की नर्व्स होती हैं। एक सेंसरी नर्व्स, दूसरी मोटर नर्व्स, एंड तीसरी मिक्स्ड नर्व्स, ठीक है। कोई भी ऐसी नर्व जिसके अंदर क्या हो, जिसमें सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स हो, सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स हो मतलब जो रिसेप्टर से, है ना, जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करके और क्या कर रहे हो, आगे से आगे 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 ले जाने का काम करे, ऐसी कोई नर्व जिसमें न्यूरॉन्स, सारे के सारे न्यूरॉन्स कैसे हो, जिसमें सारे के सारे न्यूरॉन्स एफरेंट न्यूरॉन्स हो, है ना, एफरेंट न्यूरॉन्स हो जिसमें सारे, याद है ना, एफरेंट न्यूरॉन्स जो हम कहते थे कि रिसेप्टर से सीएनएस को लेकर जाते थे। अगर सिर्फ ऐसे ही न्यूरॉन हो किसी नर्व के अंदर, है ना, तो वो नर्व कौन सी कहलाती है, सेंसरी नर्व कहलाती है। ऑन द अदर हैंड मोटर नर्व ऐसी नर्व होती है जो कहां से, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशंस को लेकर, और कहां, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशंस को लेकर और इफेक्टर ऑर्गन तक जाती हैं, किसी इफेक्टर ऑर्गन तक। और वो इफेक्टर ऑर्गन मैंने कहा था, अगर याद हो, तो वो मसल होगा या कोई ग्लैंड होगी, है ना। तो वो मसल या ग्लैंड तक मैसेज कर लेके जा रहे हैं, यानी जिसमें सिर्फ कैसे इफरेंट न्यूरॉन्स हो, ऐसी नर्व कैसी नर्व कहलाएगी, मोटर नर्व कहलाएगी। लेकिन मिक्स टाइप की नर्व ऐसी नर्व होती है जिसमें दोनों तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, माने रिसेप्टर से इंफॉर्मेशंस को लेकर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाने वाले भी, और या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशंस को लेकर और कहा, इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर जाने वाले भी। इस तरह के दोनों तरह के न्यूरॉन्स हो तो वो नर्व कैसी कहलाती है, मिक्स नर्व कहलाती है, ठीक है। इस तरह से हम नर्व्स को थ्री कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। तो मैं यहाँ कह रहा हूं कि स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं जिनको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स,
जिन नर्व्स को हम क्या कहेंगे बेटा, स्पाइनल नर्व्स कहेंगे। ध्यान देना, कौन सी नर्व्स कहेंगे, स्पाइनल नर्व्स। और हमारे अंदर आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ह्यूमंस के अंदर टोटल स्पाइनल नर्व्स का नंबर कितना होता है, तो हमारे अंदर स्पाइनल नर्व्स होती है 31 पेयर। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो स्पाइनल नर्व्स होती है उनका नंबर होता है हमारे अंदर 31 पेयर। कितना, 31 पेयर। ओके, अब इन 31 पेयर में से अगर मैं इनका थोड़ा सा डिवीजन बता दूं, है नहीं आपके एनसीईआरटी में, इसलिए पिछले कई सालों से ये चीजें आई नहीं है, लेकिन जस्ट थोड़ा सा अगर कभी पूछ ले, स्पाइनल नर्व्स टोटल कितनी है, 31 पेयर है। उस 31 पेयर में से 7 जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ठीक है, सॉरी 7 क्या, 8, एक सेकेंड इसको रब कर दूं मैं, टोटल 8 जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ये आपके सर्वाइकल रीजन से निकलती है। सर्वाइकल मतलब गर्दन के आसपास से, नेक वाले रीजन से, तो ये सर्वाइकल नर्व्स कहलाती हैं। ये वाली क्रेनियल, ये वाली जो स्पाइनल नर्व्स हैं, ये सर्वाइकल नर्व्स कहलाती हैं, जो 8 इन नंबर होती हैं। फिर 12 जो नर्व्स हैं, ये हमारे थोरेसिक वाले रीजन से निकलती हैं, और इसलिए इनको थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे अंदर कमर वाले हिस्से से, लंबर वाले हिस्से से 5 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, जिनको हम लंबर नर्व्स कहते हैं। लंबर, कमर वाले हिस्से से लंबर नर्व्स कहते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद 5 पेयर ऑफ नर्व्स जो है, अगली 5 पेयर ऑफ नर्व, ये हमारे सैक्रल रीजन से, जो कूले के पास वाला हिस्सा है, सैक्रल रीजन से निकलती है, और इनको सैक्रल नर्व्स बोलते हैं। और फिर उसके बाद सिर्फ एक पेयर, 1 पेयर, ये हमारी कॉकिजियल नर्व, जो टेल वाले पार्ट में से, कॉकिक्स जो हमारी टेल बोन है, सबसे लास्ट वाली बोन है टेल बोन, वहां से निकलती है, और उसको कहते हैं कॉकिजियल नर्व, ठीक है, कॉकिजियल नर्व। इस तरह से ये टोटल देखो 12 8 20 और 10 30 और 1 31, 31 पेयर ऑफ, है ना, ये पेयर में 8 पेयर, 12 पेयर, 5 पेयर, 5 पेयर एंड 1 पेयर, ठीक है। ये हमारे अंदर स्पाइनल नर्व्स हमारे 5 अलग अलग हिस्सों से निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। और ये सारी की सारी कैसी हैं, ऑल द स्पाइनल नर्व्स, सारी की सारी स्पाइनल नर्व्स कैसी होती हैं, मिक्स टाइप की नर्व्स होती हैं। अब आप कहोगे सर कैसे, कहाँ है ये, असल में देखो बेटा, अगर इसको थोड़ा सा मैं और एनलार्ज कर लूं इस डायग्राम को, और फिर तुमको समझाऊं, तो देखो ये यूं है, ये देखो, देखो किसी एक सेगमेंट से, ये देखो, ये एक स्पाइनल नर्व, ये ऐसे एक स्पाइनल नर्व, ऐसे ही ये यहां से भी ये एक स्पाइनल नर्व यूं निकलते हुए दिखा रहा हूं मैं, देखो ये स्ट्रक्चर से, ये क्या है अभी अपन बात करते हैं, ये देखो, ठीक है, ये देखो एक इधर से निकलते हुए दिखाई और एक ये इधर निकलते हुए दिखाई, यानी पेयर हो गया। कहीं पर भी अगर हो तो 1 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इस तरह से होती है। इन स्पाइनल नर्व्स में, अगर देखो बेटा, तो ये कोई रिसेप्टर है मान लो, तो इस रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन कैरी करी, ये सेंसरी न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन कैरी करी, और सेंसरी न्यूरॉन से एक के बाद एक कई सारे सेंसरी न्यूरॉन्स यूं ऊपर, ये देखो ये ऊपर वाले डॉर्सल साइड से ये इंफॉर्मेशन को लेकर आते हैं यहाँ तक, है ना, और ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर यहाँ, ओके। तो यहाँ ये थोड़ा सा सोलन हुआ जो स्ट्रक्चर है, ये कहलाता है यहाँ पर, अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर में देखो तो दिस इज कॉल्ड डॉर्सल गैंग्लिया, इसको ऊपर ऊपर की तरफ है जो, ये कहलाता है डॉर्सल गैंग्लिया। तो यहाँ गैंग्लियॉन्स होते हैं, नेटवर्क होते हैं, और फिर ये न्यूरॉन्स यूं आते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन, सेंसरी न्यूरॉन जो है, ये इन्फॉर्मेशन को लेकर आए स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं इंटर न्यूरॉन्स जो इन इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, और फिर उन इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके ये इन मैसेजेस को देते हैं मोटर न्यूरॉन को, और ये मोटर न्यूरॉन वेंट्रल हॉर्न से, देखो ये वेंट्रल हॉर्न से ये हो जाते हैं, ये निकलते, और ये यहाँ से निकल के किसी इफेक्टर ऑर्गन को मैसेज लेकर जाते हैं, इफेक्टर ऑर्गन को। तो देखो ये अगर आप देखो तो ये स्पाइनल नर्व है, और इस स्पाइनल नर्व में अगर आप देखो तो दोनों तरह के न्यूरॉन्स जा रहे हुए दिख रहे हैं, है ना,
एक तो आपको सेंसरी न्यूरॉन भी जाता हुआ दिख रहा है और ये देखो ये मोटर न्यूरॉन आता हुआ भी दिख रहा है, दोनों। ऐसे सेम इधर भी इसी तरह की चीज होगी। तो किसी भी स्पाइनल कॉर्ड में अगर हम कहें तो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स, वो मिक्स टाइप की नर्व्स होती हैं, है ना। और उन मिक्स टाइप की नर्व्स में से अगर मैं यहाँ पर कहूँ बात स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है डॉर्सल गैंग्लिया, ये डॉर्सल रूट गैंग्लिया कहलाता है बेटा। दिस इज डॉर्सल रूट गैंग्लिया। ऐसे ये कहलाता है वेंट्रल रूट गैंग्लिया, वेंट्रल रूट गैंग्लिया। ओके, तो यहां से वेंट्रल रूट गैंग्लिया से तो मोटर न्यूरॉन निकल रहे हैं और ये डॉर्सल रूट गैंग्लिया तक जो है सेंसरी न्यूरॉन्स यहां आते हैं। किसी भी स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में, मैंने कहा था कि स्पाइनल कॉर्ड में भी कैविटी है, देखो ये रही एक कैविटी, है ना, विच इज कवर्ड बाय एपेंडाइमल एपिथेलियम, एपेंडाइमल एपिथेलियम से। और ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो कैविटी है उस कैविटी का नाम क्या है, सेंट्रल कैविटी। तो याद करो, ब्रेन में 4 कैविटी बोली थी मैंने, फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल, 4 कैविटी, जिसको लास्ट वाली को मेटासील भी कहा था मैंने, मेडुला ऑब्लिंगेटा में मिलने वाली को, है ना। और वो ही आगे जब स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू करती तब उसको वहां पर क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल कैविटी बोलते हैं या सेंट्रल कैनाल बोलते हैं। वो देखो यहाँ सेंटर में दिखाई दे रही है, ठीक है। इसमें भी वही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है जो ब्रेन की कैविटीज में है। ओके, तो इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर होता है। ज्यादा मैं और डिटेल में स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर में नहीं जा रहा, अपने इतना नहीं है। बट मेन बात जिसके बारे में मैं यहाँ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करना चाह रहा हूं वो है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, देखो बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन किसको कहते हैं, अगर आपसे कभी कोई कहे व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। तो रिफ्लेक्स एक्शन से मतलब अगर मैं यहां कहूं तो ये हमारी बॉडी में होने वाला एक तरह का इनवॉलेंट्री, हमारी बॉडी में होने वाला एक तरह का इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शन है मतलब आपके विल पावर के कंट्रोल में नहीं है ना, आपका विल पावर कंट्रोल नहीं करता है, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ, अंडर द कंट्रोल ऑफ विल पावर, है ना, आपके विल पावर के कंट्रोल में नहीं होता है। एंड अनदर थिंग जो मैं कहूं यहां पर एक बात, कि किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई के लिए, किसी पर्टिकुलर स्टिमुलाई के लिए रेस्पॉन्स हमेशा सेम होगा, हमेशा रेस्पॉन्स सेम होगा, किसमें, रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर। तो व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, अगर मेरे से कोई कहे व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, तो सिंपल सी डेफिनेशन अगर मैं रिफ्लेक्स एक्शन की कहूं तो मैं कहूंगा रिफ्लेक्स एक्शन इज अ one kind of the response of spinal cord in which what happen, always for a particular stimuli the response will be remain same, for the particular stimuli the response will remain same if it is a reflex action। अगर ये रिफ्लेक्स एक्शन है तो उस पर्टिकुलर स्टिमुलाई के लिए रेस्पॉन्स हमेशा सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, इनवॉलेंट्री होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल के साथ तुमको देखो समझाने की कोशिश करता हूं, इस चीज को तुमको समझ में आए। जैसे मेरे को जवाब देना इन चीजों के, मान लो मृदुला, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर आप मम्मी को किचन में हेल्प कर रहे हो खाना बनाने में, और उस समय खाना बनाते बनाते अचानक आप तवे पर जो है रोटी सेक रहे हो और मम्मी से बात भी कर रहे हो, ठीक है, आप तवे पे रोटी सेक रहे हो और मम्मी से बात भी कर रहे हो, और अचानक से आपका भाई आया और आपका ध्यान नहीं था, आप तवे पे हाथ चलाते हुए रोटी को गोल गोल घुमा रहे थे, मम्मी जो इधर पीछे की तरफ थी उनसे खड़े खड़े बात भी कर रहे थे, मुंह उधर मम्मी की तरफ करके। भाई आपका पीछे से आया और आप भाई ने आके और पीछे से तवे पर से रोटी हटा दी, ठीक है, अब आपका हाथ तवे के ऊपर है। तो मेरे को एक चीज समझाओ, कोई तुम में से कोई जवाब दो, क्या होगा। नंबर 1, पहले हाथ हटाओगे, पहले हाथ हटाया, है ना, और फिर देखा कि किस पे हाथ जला, फिर देखा कि हाथ क्यों जला,
या जलन क्यों महसूस हुई? नंबर 1 या नंबर 2, पहले देखा, फिर और हाथ जल रहा और फिर हाथ हटाया। बताओ दोनों सर में फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा। सर फर्स्ट वाला? Yes, sir, first. फर्स्ट होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन। बिल्कुल, पहले हाथ हटाओगे फिर देखोगे, ठीक है। और जब भी कभी ये चीज होगी, जब भी कभी मतलब अगर कभी भी अचानक से, जब आपको पता नहीं हो, आप मम्मी को तवे पे रोटी सेकने में मदद कर रहे थे और अचानक से आपका छोटा भाई या आपकी छोटी बहन आके और इसी तरह की शरारत करे और वो आपके पीछे से तवे पर से रोटी हटा दे, है ना, तो हर बार यही होगा, पहले आप हाथ हटाओगे और फिर देखोगे हाथ क्यों जला। बल्कि ये नहीं कि पहले देखो कि हाथ जल रहा है, अरे हाथ जल रहा है, अरे हाथ जल रहा है, और फिर हाथ हटाया, नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी। पहले हाथ हटाओगे फिर देखोगे यार किस पे जला, जलन कैसे महसूस हुई। बिल्कुल वैसे ही जब आप सबको लोगों को हुआ होगा कि आपका एल्बो, कोहनी, है ना, अगर कभी किसी नुकीली चीज के अचानक से जोर से टकरा जाती है तो एक करंट सा, झटका सा लगता है आपको, और आप हाथ को घिसते हो। हुआ कभी आपके? तो अरे करंट आ गया मेरे, एकदम से करंट आ गया, हाथ में झटका लगा, नॉर्मल बोली चाली में कहते हैं करंट आ गया, यस तो करंट, सर। है ना। आप एकदम से कभी भी ऐसा कोहनी पर या आपके नी पर, आपके बुक में जो डायग्राम दे रखा है, अगर उस डायग्राम को देखो तो देखो, ये नी बोन, ये नी बोन होती है, इस पे अगर आप हैमरिंग करो, अगर रबड़ के हैमर की, असली का वो मतलब ऐसा हथौड़ा लेके मत मार देना कभी किसी के देखो तेरे को रिफ्लेक्स एक्शन दिखाता हूँ, है ना, ये रबड़ वाले जो हैमर्स आते हैं जो डॉक्टर्स के पास जो होते हैं, है ना, तो अगर उससे आप हैमरिंग करो, यहाँ पर मारो, अगर ये पटेला बोन पे जो आपकी नी बोन है ना, तो नी बोन पे मारते ही आप सामने वाले को, जिसके पैर पे मारा आपने नी बोन पे, एग्जैक्टली वो पैर को तुरंत आगे की तरफ खींचेगा, ऐसे आगे की तरफ एकदम से झटका मारेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके कोहनी पे लगने पर भी आपने क्या करा था, आपके हाथ को एकदम से हटाया। हाथ को पहले हटाते हो और फिर देखते हो अरे यार कहां लगी थी ये जो एकदम से ऐसे झटका सा लगा। ऐसा नहीं करते हो कि पहले देखते हो अरे झटका लग रहा है, अच्छा यार झटका लग रहा है, अरे हाथ हटाओ यहां से, नहीं, पहले हाथ हटाते हो फिर देखते हो यार झटका कहां लगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अचानक से आपका फ्रेंड, आप जहां बैठ रहे हो सीट पे, उस पे कोई एक नुकीली चीज चुभा दे, आप कुर्सी पे बैठने के लिए आए, ये लो ये आपकी चेयर है भाई, ये चेयर है, आप जैसे ही बैठने के हुए आपके फ्रेंड ने एक नुकीली चीज यहाँ पर चुभा दी और आप बैठने लगे, जैसे ही बैठने लगे, तो ऐसे थोड़ी ना कि बैठते ही नुकीली चीज आपके चुभ रही है तो आप कहोगे यार क्यों चुभ रही है, क्या चुभ रहा है, ओहो कंपास लगा दिया देखिए फ्रेंड ने, अरे यार उठो यार उठो, ऐसा होगा? या पहले जब लगा के उठोगे और फिर देखोगे यार क्या चुभा? पहले आप उठोगे और फिर देखोगे कि क्या चुभा यार, और फिर कहोगे यार ये कंपास था यार, अभी तो लग जाती, है ना। ये सारे के सारे जो मैंने एग्जांपल बताए, एक्चुअली बेटा ये सारे के सारे रिफ्लेक्स एक्शन एग्जांपल थे। क्या अचानक से किसी के आपको पिंच ऑफ करने पे आपका हाथ को हटाना, या एल्बो में जर्क महसूस होना, या नी जर्क महसूस होना, या अचानक से किसी गर्म चीज को के टच होने पे आपका हाथ को हटाना, है ना, ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन से। और ये जब भी कभी अचानक से होंगे, सडनली, पहली बात अचानक से होनी चाहिए, सडनली, जब भी कभी ये सडनली होंगे, है ना, तो उस केस में हमेशा उसके लिए रेस्पॉन्स एक सा ही आएगा, और वो रेस्पॉन्स क्या, कि जो भी अगर नुकीली चीज है तो आप एकदम से उछल के हटोगे पहले वहां से, फिर देखोगे यार ये क्या था। तो दिस वाज द इनवॉलेंट्री एक्शन। आप सोचते नहीं हो, ऐसा नहीं है कि अगर आप में से कोई कुर्सी पे बैठ रहा है और मैं यहाँ कंपास लगा के यहाँ छोड़ दूं तो आपको को सुनील सर है, कोई दिक्कत नहीं है, सुनील सर मेरे कंपास से थोड़ी चुपाएंगे, नहीं सुनील सर नहीं हो सकते, है ना, इसलिए आप नहीं उठो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। दिमाग काम नहीं आता यहाँ पर, ब्रेन कभी काम नहीं करता, क्योंकि ब्रेन काम करेगा तो सोचने लग जाएगा, और सोचना जहां शुरू कर दिया फिर वो रिफ्लेक्स नहीं है, ध्यान रखना। जहां थिंकिंग हो गई वहां रिफ्लेक्स नहीं होगा, इनवॉलेंट्री होगा रिफ्लेक्स एक्शन तो हमेशा। तो रिफ्लेक्स एक्शन कैसे काम करता है आपके अंदर, है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर एक रिफ्लेक्स आर्क होता है जो रिफ्लेक्स एक्शन को एग्जीक्यूट करता है, एंड दैट रिफ्लेक्स आर्क इज मेड अप ऑफ व्हाट, समझना,
आपकी बॉडी में कोई भी रिसेप्टर, वो रिसेप्टर क्या करता है, उस पर्टिकुलर स्टिमुलाई को रिसीव करता है। जैसे आपके किसी ने कंपास चुभाया अचानक से, आपके पेन रिसेप्टर ने इनको महसूस किया, इन पेन रिसेप्टर से मैसेज कौन, सेंसरी न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स लेके जाते हैं, कैरी करके जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं भैया, सेंसरी न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व के सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, लेके गए। और कहा ये लेके गए, देखो आपके स्पाइनल कॉर्ड में, ये स्पाइनल कॉर्ड, सिंपल सा डायग्राम समझा रहा हूं मैं, ये स्पाइनल कॉर्ड और ये डॉर्सल हॉर्न से होते हुए देखो ये यहां पर, और ये आ गए आपके, है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड से। और यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में कौन है, ये स्पाइनल कॉर्ड में मैंने कहा था इंटरन्यूरॉन्स, ये इंटरन्यूरॉन्स, ये देखो ये इंटरन्यूरॉन्स, इन इंटरन्यूरॉन ने एनालिसिस किया, अरे इमरजेंसी कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन, तुरंत हाथ हटाओ, तुरंत हाथ हटाओ, तुरंत हाथ हटाओ, आपको इंफॉर्मेशन मिली, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, तुरंत ये न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके गए कहां तक, ये मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके गए इफेक्टर ऑर्गन तक। और ये इफेक्टर ऑर्गन कौन सा आपका, ये इफेक्टर ऑर्गन कौन सा, या तो मसल या ग्लैंड, ठीक है, वहां तक मैसेज लेके गए, और वो मैसेज क्या हुआ, आपके मसल को मिला, मसल ने तुरंत हाथ हटाया, और फिर आपने देखा। तो ये रिसेप्टर से शुरू होके और इफेक्टर तक का जो पूरा 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 पाथवे जो था, दिस पाथवे इज व्हाट, दिस पाथवे इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क, दिस इज रिफ्लेक्स आर्क, जिसमें कौन कौन है, देखो रिफ्लेक्स आर्क में, अब अगर आप देखो तो रिफ्लेक्स आर्क में आपके यहां पर रिसेप्टर्स हैं, है ना, फिर रिसेप्टर से कौन गया बेटा, आपके स्पाइनल कॉर्ड तक, सेंसरी न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड मैसेज को लेकर गए स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड में कौन ने, जो इंटरन्यूरॉन्स से, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कौन है, ये ब्लैक वाले इंटरन्यूरॉन्स, ये इंटरन्यूरॉन है ना, इन इंटरन्यूरॉन ने उनको क्या किया, एनालाइज किया, और फिर वापस किसके थ्रू, इफेक्टर न्यूरॉन्स, है ना, मोटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ सेंसरी जो सेंसरी नर्व्स है, और वो कहां तक लेके गए, इफेक्टर ऑर्गन तक, और रेस्पॉन्स दिखाया ये लो। तो इन दिस वे ये हमारे अंदर रिफ्लेक्स आर्क काम करता है, जिसको देखो इस डायग्राम में ऐसे समझा रखा है यहाँ पर, एक सेकंड बेटा, है ना, ये देखो यहाँ पर ये इसी तरह से तो समझा रखा है, ये देखो, ये देखो, ये जैसे ही आपको हैमरिंग की, तो हैमरिंग करती, ये यहाँ रिसेप्टर, ये देखो ये रिसेप्टर, और इन रिसेप्टर से देखो ये एफरेंट पाथवे, है ना, एफरेंट न्यूरॉन्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स, ये देखो ये लेकर जा रहे हैं, और ये डॉर्सल गैंग्लिया तक आए, फिर डॉर्सल गैंग्लिया से ये आगे गए, देखो यहाँ, ये यहाँ इंटरन्यूरॉन्स, ये देखो, ये देखो, ये रहे यहाँ पर इंटरन्यूरॉन्स, है ना, ये इंटरन्यूरॉन्स, इन इंटरन्यूरॉन्स ने एनालाइज किया, और एनालाइज करके इन इंफॉर्मेशन को वापस इफरेंट पाथवे के थ्रू होते हुए, ये देखो ये आपके इफेक्टर ऑर्गन मसल्स तक दिया, और मसल्स को देती है तुरंत, मसल कॉन्ट्रैक्ट होके और आपके पैर को आगे की तरफ जर्क देती है, झटका देती है, आपका पैर आगे की तरफ खिसकता है एकदम से, ना चाहते हुए भी, अपना आप ही होगा, ये इनवॉलेंट्री एक्शन है, ना चाहते हुए भी होगा, इनवॉलेंट्री। हाँ, तो मतलब नटशेल में अगर मैं इसको समराइज करूं अगर, तो मैं कहूंगा कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये इनवॉलेंट्री होता है, नंबर वन, हमेशा इनवॉलेंट्री होगा, हमेशा इनवॉलेंट्री होगा, ठीक है बेटा। नंबर दो, इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। नंबर तीन, किसी एक स्टिमुलाई के लिए, किसी एक स्टिमुलाई के लिए हमेशा, अगर वो रिफ्लेक्स एक्शन है, तो हमेशा उसके लिए जो रेस्पॉन्स होगा वो भी सेम होगा, रेस्पॉन्स भी सेम होगा उस पर्टिकुलर स्टिमुलाई के लिए। और ये हमेशा कैसा होता है, रिफ्लेक्स एक्शन कैसा होता है, सडन होता है, अचानक से होता है, सडन मतलब ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व इन इट, ठीक है, आगे बात समझ। तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होने वाला जो रिफ्लेक्स होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पाइनल रिफ्लेक्स, उस रिफ्लेक्स को हम बोलते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन।
अब आप कहोगे सर ब्रेन बिल्कुल ही इन्वॉल्व नहीं होता क्या रिफ्लेक्सेस में? तो मैं कहूंगा नहीं भाई, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि ब्रेन बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व होता है। हमारे ब्रेन से भी रिफ्लेक्सेस कंट्रोल होते हैं, लेकिन हमारे ब्रेन में कौन, सेरेब्रम वाला पार्ट उन रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि सेरेब्रम वाला पार्ट थिंकिंग वाला पार्ट था। तो वो रिफ्लेक्सेस जिनको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है उनको हम सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, है ना। एंड स्पाइनल रिफ्लेक्सेस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, ध्यान देना। और मैंने यहां कहा कि हमारा जो ये रिफ्लेक्स आर्क है ना, ये रिफ्लेक्स आर्क किससे मिलकर बना होता है? तो हमारे रिफ्लेक्स आर्क में मैंने कहा रिसेप्टर प्लस हमारे एफरेंट न्यूरॉन्स ऑफ द स्पाइनल नर्व प्लस स्पाइनल कॉर्ड प्लस इफरेंट न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल नर्व एंड देन हमारा इफेक्टर ऑर्गन जो कि कोई मसल होगा या कोई ग्लैंड होगी। ये मिलके हमारा क्या बनाते हैं? यहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क बनाते हैं। क्वेश्चन आया सर कुछ एग्जांपल दो ना जिनमें रिफ्लेक्स आर्क होता है, गिव द सम एग्जांपल। तो अभी अभी एक तो एग्जांपल अपन ने ये दे ही दिया, हैमरिंग, हैमरिंग है ना, ऑन नी बोन, है ना। तो नी बोन पे हैमरिंग करने से क्या आना? नी जर्क आना। ये नी जर्क आना क्या है? इज अ रिफ्लेक्स ऑर्गन, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। या किसी गर्म चीज को, हॉट थिंग्स को टच करने पे, कोई भी गर्म चीज को अचानक से, है ना, अचानक से टच करने पर रिमूवल ऑफ द हैंड, हाथ को हटा लेना, रिमूवल ऑफ द हैंड इज व्हाट? रिफ्लेक्स एक्शन है। या फेवरेट फूड को देख के, फेवरेट फूड, आप गए अपने फ्रेंड के घर पे, आप अपने फ्रेंड के घर पे गए, ठीक है, आपका फ्रेंड खाना खा रहा है, पकोड़े पकोड़े बने हुए हैं, फ्रेंड पकोड़े खा रहा है लेकिन आपको नहीं पूछ रहा है, या आपसे आपके फ्रेंड ने पूछा पकोड़े खाएगा और आपने तहजीब के नाते एटिकेट दिखाते हुए मना कर दिया एक बार के, यार नहीं नहीं यार मैं नहीं खाऊंगा, मैं खाना खा के आऊं। और आप उम्मीद कर रहे थे कि अब आपका फ्रेंड दोबारा पूछेगा तो आप खा लोगे, लेकिन आपका फ्रेंड भी इतना नकटा है कि उसने पूछा ही नहीं आपसे, उसने पूछा ही नहीं, वो आपके बैठे सामने बैठा हुआ दबा दबा के खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। और आप महसूस करोगे उस टाइम कि आपके मुंह में से सलाइवा निकलना शुरू हो जाता है, साल्वेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वाटरिंग ऑफ द माउथ, वाटरिंग ऑफ द माउथ, खाने को देख के, आपके पसंदीदा खाने को देख के, दिस वाटरिंग ऑफ द माउथ, आप सोचते थोड़ी ना, अपना आप ही वाटरिंग होना शुरू हो जाती है। या अचानक से कभी भी सडनली कोई भी अगर एक लाउड नॉइस हो जाए, जैसे अभी मैं चिल्लाया था एकदम से जोर से, है ना, या आपका फ्रेंड कभी पीछे से आके, आपके पीछे से आके एकदम से जोर से हाँ करके चिल्ला देता है ना, तो आपने देखा होगा आपका मुंह खुला का खुला रह जाता है, ओपनिंग ऑफ द माउथ, है ना, माउथ खुल जाता है, हमेशा मुंह खुल जाता है, ठीक है। व्हाट इज इट? दिस इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, वो मुंह का खुलना अचानक से, है ना, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। या आपने देखा, आप जब साइकिल चलाते थे बचपन में, याद करो आप, तो आपको साइकिल सिखाने वाले आपके जिस भी भाई ने, पापा ने, मम्मी ने, जिसने भी साइकिल सिखाई होगी, आपको कहा होगा सामने देख, नीचे मत देख, पेडल की तरफ मत देख, सामने देख, सामने देख। लेकिन आप उस समय हमेशा ये ध्यान रखने में रह जाते थे कि साइकिल में पेडल पेडल पे पैर तो जा रहा है नहीं जा रहा है, पेडल चल रहे हैं नहीं चल रहे मेरे। लेकिन आज अगर आप साइकिल चलाओ, अगर इतने सालों से रोज अगर साइकिल चलाते हो, तो आज आपको साइकिल चलाते समय ये सोचने की जरूरत नहीं होती है कि आपके पैर पेडल पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। जो आप बोल रहे थे बेटा कि सर लर्निंग, दिस लर्निंग कन्वर्ट्स इनटू योर रिफ्लेक्स, वो रिफ्लेक्स में कन्वर्ट हो गया आपके, ऑटोमेटिकली आप साइकिल में बैठते ही क्या करना शुरू हो गए, नाउ यू स्टार्ट ड्राइविंग इट, है ना। या जो टाइपिंग करने वाले लोग होते हैं, देखो उनको कितनी फास्टली बिना देखे टाइपराइटर की तरफ दे डू द टाइपिंग, है ना। या घुड़सवारी करना, राइडिंग, ठीक है, दैट इज व्हाट दीज ऑल आर। या मम्मी अगर आपकी क्या करती हो, स्वेटर वगैरह बनाती हो, निटिंग करती हो, तो देखो
मम्मी पड़ोस में बैठी हुई शर्मा जी से, शर्मा जी की वाइफ से बात करती करती और मीटिंग कर लेती, आराम से बुन लेती, अगर आपकी मम्मी अगर को स्वेटर वगैरह बुनने का शौक हो तो। These all are what? These all are the reflex actions. Even छींक आना रिफ्लेक्स एक्शन है। जब छींक आती है तो आप रोक नहीं सकते, कभी भी कोशिश करके देखना छींक को रोकने की, है ना, रिफ्लेक्स एक्शन। और छींक के समय आप अपनी आंखों को खोल के कभी छींक के कोशिश करना कि आप आंखों को खोल के छींक पाओ, कभी नहीं छींक पाओगे आप। कभी आंख खुली आंखों से छींकने की कोशिश करना, जरा दिखा, कभी कर सकते हो क्या? यू कैन नॉट, बिकॉज दीज ऑल आर द रिफ्लेक्सेस। तो क्वेश्चन आया सर ये रिफ्लेक्स एक्शन काम क्या करते हैं, कहां इंपॉर्टेंस है? तो एक्चुअली ये रिफ्लेक्स एक्शन है जिन्होंने हमारी सर्वाइवल को बढ़ाया। किसी भी एनिमल की सर्वाइवल में रिफ्लेक्स एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि वो आपकी सर्वाइवलिटी के चांसेस को बढ़ाते हैं और ब्रेन को इस ओवर स्ट्रेस से, इस ब्रेन को फ्री करते हैं। दे रिलीव द ब्रेन फ्रॉम द स्ट्रेस। इमरजेंसी कंडीशन में ब्रेन को कहते हैं तू रहने दे, तू स्ट्रेस मत ले, मैं हैंडल करता हूं। बात समझ आई? दैट इज द फंक्शन ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। बात समझ है ना? अब देखो बेटा, थोड़ा सा रिफ्लेक्स के बारे में, अगर मैं रिफ्लेक्सेस के बारे में बात करूं तो बेसिकली रिफ्लेक्सेस जो होते हैं ना किसी भी एनिमल में, ये दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए जा सकते हैं। रिफ्लेक्सेस को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। वन इज अनकंडीशनल, unconditioned reflex actions, and the second is conditioned reflex actions. देखो समझना मेरी बात को, अनकंडीशन रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं ये बाई बर्थ होते हैं, इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस होते हैं, ये इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस, ठीक है, इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस which transmit through heredity, एक जनरेशन से अगली जनरेशन जो है ये ट्रांसफर होते हैं थ्रू हेरेडिटी। दीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। और इस तरह के रिफ्लेक्सेस जो इनबॉर्न होते हैं, बाई बर्थ होते हैं, है ना, इनको हम अनकंडीशनड रिफ्लेक्स कहते हैं। जैसे पैदा होते ही बच्चे को कभी भी ये नहीं सिखाया जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, कभी भी नहीं सीखा वो, लेकिन उसके बावजूद भी देखो पैदा होते ही बच्चा माँ जो है उसको अपने ब्रेस्ट के टच करती है एंड वो सकलिंग रिफ्लेक्स करना, सकलिंग करना शुरू हो जाता है, वो मिल्क जो ब्रेस्ट को सक करना शुरू हो जाता है, सो दैट द मिल्क कम्स। सीखा क्या उसने? कोई एक्सपीरियंस, उसको प्रीवियस एक्सपीरियंस था क्या? कोई नहीं, बट बच्चे ने पैदा होते ही ये करना शुरू कर देता है, ब्रेस्ट फीडिंग, है ना। व्हाट इज इट? अनकंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन। क्योंकि जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये क्या होती है, दिस इज बाय हेरेडिटी, ये रिफ्लेक्स जो है ट्रांसफर होता है। या मैं कहूं swallowing ऑफ द फूड, आप सोचो कि क्या कभी किसी बच्चे को जब पैदा होता है तो उसको निगलना सिखाया जाता है क्या? कभी भी निगलना सिखाया क्या किसी बच्चे को? नहीं सिखाते, कभी नहीं सिखाते। जैसे ही दूध पीना शुरू हुआ, दूध पीना शुरू होते ही निगलना भी शुरू हो जाता है ना, निगलना शुरू हो जाता है, कभी नहीं सिखाने की जरूरत पड़ती है, अनकंडीशन रिफ्लेक्स है, ठीक है। ब्लिंकिंग ऑफ द आईज, ब्लिंकिंग ऑफ द आईज, कभी सीखा क्या आपने आंखों को ये ब्लिंक करना? नहीं, अटना होता ऑटोमेटिकली होता ही रहता है ना, अनकंडीशन रिफ्लेक्स है। माने इनको आप सीखते नहीं हो, इनको आप सीखते नहीं हो, ये इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस होते हैं, बाय बर्थ होते हैं, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन आप में ट्रांसफर करते हैं, जैसे ये एग्जांपल दी मैंने। लेकिन कंडीशनड रिफ्लेक्सेस जो हैं, ये कंडीशन रिफ्लेक्स अक्वायर्ड करते हैं हम, ये कंडीशन रिफ्लेक्स हम अक्वायर्ड करते हैं, है ना, अक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम,
हम धीरे 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 लाइफ टाइम में हम इनको क्या करते हैं, अक्वायर्ड करते हैं, जो हो सकता है आप में डिसअपियर हो जाए या रीअपियर हो जाए। एक एग्जांपल के साथ मैं इसके बारे में बात करूंगा, उससे पहले एक सेकंड, कौन कुछ पूछना चाह रहा है? देखो बेटा, कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन का एक एग्जांपल देता हूं मैं यहां पर, बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक साइंटिस्ट थे पेवलोव, इवान पेवलोव। तुम में से किसी के पास साइकोलॉजी है क्या? यस सर। तो ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन, इवान पेवलोव का। अभी याद आ जाएगा शायद, कहीं अगर पढ़ा हो तो तुमने। एक साइंटिस्ट थे इवान पेवलोव, रशियन साइंटिस्ट, ठीक है। इन इवान पेवलोव ने 11th में पढ़ा था। यस यस, है ना, 11 में होगा आपके, बिल्कुल। ये कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन देखो, ये हमारा ये कैसे कंट्रोल होता है, समझना। उन्होंने एक कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया। क्या? उन्होंने कुत्ते को फूड दिया, फूड सर्व किया, तो फूड को देखते ही कुत्ते में क्या आना शुरू हो जाती थी? सलाइवा। कुत्ते में क्या शुरू हो जाता था? मुंह में वाटरिंग ऑफ द माउथ, है ना, सलाइवा सिक्रेट होना शुरू हो जाता था। फिर उन्होंने क्या करा, इस चीज को देखो एक चीज के साथ जोड़ा। क्या? कि कुत्ते को जब वो खाना देते थे, तो उस खाने को देने के साथ ही वो एक बैल भी बजाते थे। जैसे खाना सर्व होता था बैल बजाते थे, और फिर खाना देते थे, मतलब बैल बजाते पहले, है ना, और इन अ वेरी फ्यू सेकंड बैल बजते ही खाना आ जाता था। तो क्या देखो, बैल बजी, खाना आया, लार आई, बैल बजी, खाना आया, सलाइवा, 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 बैल बजी, खाना आया, सलाइवा। एक दिन पेवलोव ने बैल बजाई, खाना नहीं दिया, फिर भी कुत्ते के अंदर सलाइवा आ गई, मुंह गीला हो गया, वाटरिंग ऑफ द माउथ हो गया। अब इसमें देखो कोई रिलेशन नहीं था, घंटी में और फूड में वैसे कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन उस कुत्ते ने इसके साथ रिलेशन बना लिया। एक देखो, कंडीशन रिफ्लेक्स कर लिया उसने इसके साथ, कि जब भी बैल बजती है उसके तुरंत बाद खाना आता है। जब भी बैल बजती है उसके तुरंत बाद खाना आता है, तो उसके मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाता है। बैल बजी, खाना आया, बैल बजी, खाना आया, बैल बजी, खाना आया, बैल बजी, खाना आया। एक दिन उसने बैल बजा दी, खाना नहीं दिया, लेकिन उसका दिमाग तो कंडीशन था कि बैल बज गई है, क्या आना है? खाना आना है, खाना आना है, सलाइवा। ठीक है, खाना नहीं आया, सलाइवा। अगले दिन फिर डॉग को फिर बैल बजी, डॉग ने फिर सोचा खाना आएगा, बैल बजी, नो फूड, सलाइवा आया। है, अगले दिन फिर बैल बजी, ठीक है, लेकिन कोई खाना नहीं आया, सलाइवा नहीं आया, सलाइवा आया। 3 4 5 10 दिन में देखा यार उसने कि हर बार अब बैल बजती है, खाना आता नहीं है, बैल बजती है, खाना नहीं आता है, अरे ये फालतू में बेवकूफ बना रहा है, कुछ नहीं, कोई खाना वाना नहीं आ रहा बैल के साथ। तो वापस क्या हो गया, देखो वो डिसअपियर हुआ। फिर एक दिन पता पड़ा क्या, कि एक दिन खाना डॉग को डॉग को बैल बजी, कोई खाना नहीं दिया, कोई सलाइवेशन भी नहीं हुआ, कोई सलाइवा नहीं। क्यों? वापस उसने इस चीज को सीखा कि यार इस बैल और खाने के बीच में कोई संबंध ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है, बैल बजने से खाना नहीं आता है। एंड देन अगेन उसने फिर एक दिन क्या करना शुरू किया, फिर वापस डॉग को बैल बजी, खाना आया, बैल बजी, खाना आया, बैल बजी, खाना आया, बैल बजी, खाना आया। 4 5 दिन में वापस उसने इसको रिलेट कर लिया, यार वापस बैल बजती, खाना आना शुरू हो गया, फिर वापस सलाइवा आना शुरू हो गया। देखो कंडीशनड एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या था, उसके बेस में उसने इस चीज को सीखा। व्हाट इज इट? कंडीशन रिफ्लेक्स। माने माने क्या? माने ये कि जब भी हम कंडीशन रिफ्लेक्स के बारे में बात करते हैं, तो कंडीशन रिफ्लेक्स हमेशा डिपेंड करता है ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस। प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा है किसी एक चीज का। जैसे यहां प्रीवियस एक्सपीरियंस था कि बैल बजी, खाना आया, बैल बजी, खाना आया, तो सलाइवा निकलने लग गया। फिर बैल बजी, खाना नहीं आया, 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 तो उसने सोच वापस प्रीवियस एक्सपीरियंस हुआ, अरे यार खाना नहीं आता, बैल बजने पे खाना नहीं आता है। ठीक है, इसका मतलब
ये जो कंडीशनड रिफ्लेक्स है, ये कंडीशन रिफ्लेक्स क्या हो सकता है, इसको एस्टैब्लिश भी किया जा सकता है, इसको बनाया भी जा सकता है और इसको खत्म भी किया जा सकता है, एबॉलिश्ड, है ना, रीअपियर एंड डिसअपियर दोनों। और ये किसी इंडिविजुअल का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, नॉट इनहेरिट, ये अगली जनरेशन में नहीं जाता, नॉट कंट्रोल्ड बाय हेरिडिटी, है ना, अगली जनरेशन में नहीं जाएगा, ये उस पर्टिकुलर डॉग का, उस कुत्ते का एक्सपीरियंस था कि उसको जब भी खाना देते थे उससे पहले बैल बजाई जाती थी। सो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ दिस ट्रेड प्रॉपर्टी इनटू द नेक्स्ट जनरेशन, ऐसे कंट्रोल कंडीशन कहलाता है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम, हमारे अंदर रिफ्लेक्स कौन सा वाला है, कंडीशनड रिफ्लेक्स है या अनकंडीशन है। जैसे अचानक से आपको डरा देना, कभी भी रात के समय अंधेरे में डरा देना, भूत वाली कोई मूवी देखने पे डर जाना, खाई की तरफ एकदम से धक्का देने की आपको वो करते हैं तो हार्ट बीट का बढ़ जाना, दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर अनकंडीशनड रिफ्लेक्स, जिसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं, एक्चुअली वो आप में बाय बर्थ है, कि जैसे बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है, ब्रेस्ट के टच करते ही पैदा होते ही बच्चे को जो है ब्रेस्ट के टच करते हैं, बच्चा देखो दूध पीना शुरू हो जाता है, सकलिंग करना शुरू हो जाता है, सिखाया या कोई सीखता नहीं है, इनहेरिट होती है उसमें वो चीज, हेरिडिटी होती है। सो देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू काइंड ऑफ द reflexes.